हम दो बहनें और एक छोटा भाई था। मेरे वालिद साहब कारोबार करते थे। हमारे घर में दौलत की रेल पेल थी। मेरी खाला की तीन बेटियां थी। दरमियान वाली तूबा मेरी हम उम्र थी, जबकि बड़ी बेटी नगमा मुझसे 1 साल बड़ी थी। इन दिनों मैं कॉलेज जाती थी। मैं जब भी खाला के घर जाती, उनकी बेटियां मुझे हसरत से देखती, क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे डिजाइनर के, गर्ज हर चीज उम्दा होती। हम एक पोश इलाके में रहते थे, जबकि मेरे खालू एक मामूली दुकानदार थे। मेरे वालिद शुरू से ही बिजनेस करते थे। मेरी अम्मी को जिंदगी का सब ऐशो आराम नसीब था। ये अपनी अपनी किस्मत है कि एक बहन खुशहाल घर में थी, जबकि दूसरी भी खुशहाल घराने में ही ब्याही गई थी। मगर खालू की जमीनें उनके वालिद की जेर निगरानी थी। खाला शादी के 2 माह बाद ही ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर अलग हो गई थी। खालू उनको लेकर किराए के मकान में आ गए, इसलिए शुरू से ही उनके घर के हालात अच्छे न थे। ससुर ने बेटी और बहू से कोई ताल्लुक न रखा। खाला जब हमारे घर आती तो हसरत से ठंडी आहें भरती और कहती, अगर ससुर मेरे शोहर को उनके हिस्से की जायदाद दे दे तो बेचकर हम भी इस तरह बंगले में रह सकते हैं। मगर बड़े मियाँ तो सांप बनकर जायदाद पर बैठे हैं। पता नहीं कब इस जहान से सुधारेंगे और हमारे भी दिन कहीं फिरेंगे। जाने कैसी घड़ी थी कि उनकी आरज़ू पूरी हो गई। बड़े मियाँ सुधार गए और खाला के हिस्से की जायदाद उनको मिल गई। जायदाद खासी कीमती थी। खाला ने अपने शोहर के पीछे लगकर बिकवा दी, पुराना घर भी फरोख्त किया और हमारी कॉलोनी में एक छोटा सा बंगला खरीद लिया। खालू को भी इसी तरह जनरल स्टोर खुलवा दिया। अब वो बहुत खुश थी। अपनी डांस में मेयार की जिंदगी गुजारने को पोश इलाके में आ बसने में कामयाब हो गई थी। यहाँ आते ही माँ बेटियां इलाके भर में घूमने फिरने लगी। उनकी बेटियों ने कुछ ऐसी सहेलियां भी बना ली जिनका चाल चलन अच्छा न था। नई नई दौलत और आज़ादी मिली थी। बिना सोचे समझे हर एक से राह रस्म बढ़ाती गई। हमारी कॉलोनी के नजदीक ही एक ऑफिसर कॉलोनी थी। खाला और उनकी बेटियों ने वहां आना जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ऊंची सोसाइटी में शामिल होने का जुनून की हद तक शौक था। जब भी कोई नया ऑफिसर तबादला होकर कॉलोनी में आता, उन्होंने इसकी फैमिली से रस्मों राह बढ़ाने में देर न की। खाला का ख्याल था कि इस तरह शायद उनकी तीनों बेटियां ब्यूरोक्रेट सोसाइटी में ब्याही जाएंगी। मैं इन दिनों कॉलेज से छुट्टियों के बाइस अपनी फुप्पो के घर मानसहरा आई हुई थी। 2 माह मैं इधर रही और इसी वजह से काफी अरसा मैं खाला की तरफ न जा सकी। जब वापस आई तो सोचा कि खाला के घर का चक्कर लगा लूं। जब मैं वहां गई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि नगमा, तूबा और सितारा पहले जैसी सीधी सादी लड़कियां न थी। वो जदीद फैशन के बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी और उन्होंने बालों की कटिंग भी पार्लर से करवा रखी थी। खाला ने भी एक मॉडर्न खातून का रूप धारा हुआ था। वो पहले जैसी घरेलू खातून बिल्कुल भी न दिख रही थी। वो तो जैसे बिल्कुल ही बदल गई थी। उनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ कि ऑफिसर कॉलोनी में अक्सर उनका आना जाना रहता है और बहुत से घरानों से उनकी जान पहचान भी हो गई है। जब उनके घरों में पार्टियां होती हैं तो खाला लोगों को भी मदऊ किया जाता है। नगमा और तूबा मुझे ऑफिसर की बेटों के बारे में बातें बताने लगी, जो कि उनकी सहेलियां बन चुकी थी, और अब वो सैरो तफरी में उनको भी साथ ले जाती थी। नमूदो नुमाइश की दुनिया में रहते हुए गोया वो दौलत की चकाचौंध से मुतासिर हो चुकी थी। नगमा ने मुझे बताया कि मेरी फुप्पो सोबिया, जो मेरा रिश्ता अपने बेटे से पक्का कर चुकी थी, वो 1 हफ्ते पहले शादी की तारीख लेने आई थी, मगर मम्मा ने उन्हें मना कर दिया। मैं कुछ हैरान हुई और फिर पूछा कि आखिर क्यों। मम्मा ने उनसे कहा कि तुम इस रिश्ते को भूल जाओ। हम अब जिस सोसाइटी में रहते हैं वैसे ही लोगों में बेटियों की शादी करेंगे। मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी ऑफिसर से करूंगी। मैं ये सुनकर शशदर रह गई कि क्या खाला ऐसा कर सकती हैं, और दूसरा, पहले यही मेरी खाला थी कि अपनी फूफी जात से मंगनी होने पर निहाल थी। बात बात पर अपने मंगेतर के जिक्र से खिल पड़ती थी। यहाँ आकर उसके ख्यालात भी अपनी माँ जैसे हो गए थे। बेशक खाला की ख्वाहिश बुरी न थी, मगर मेरी अम्मी कहती थी कि अगर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों से मेल जोल बढ़ाए तो उसमें ही उसकी इज्जत कायम रहती है। वक्त और पैसे का ज़या नहीं होता। अक्सर ये देखा गया है कि अपनी ताकत से ज्यादा उड़ान भरने वाले अक्सर मुंह के बल ही गिर जाते हैं। मगर खाला ने कभी इस नुक्ते को गिने ही नहीं दिया। वो ऊंची से ऊंची उड़ान भरने लगी थी और बेदरेग रकम खर्च करके ऑफिसर की बेगमात से दोस्तियां बढ़ाने लगी। पांचों उंगलियां आखिर बराबर तो नहीं होती। उन खवातीन में कुछ अच्छी भी थी जो मेरे खाला की खलूस की कदर करती और बदले में उनकी भी कदर करती थी, मगर ज्यादा तादाद ऐसी औरतों की थी जो अपने शोहरों के ओहदों के गरूर में खाला को बराबर का दर्जा देने पर तैयार न थी। वो उनके कीमती तोहफे
ان کے سامنے تو رکھ لیتی، مگر بعد میں بے وقتی سے ادھر ادھر پھینک دیتی۔ خالہ آئے دن ان کی دعوتیں کرتی۔ جب ان خواتین کے شوہروں کے یہاں سے دوسرے شہروں میں تبادلے ہو جاتے تو شاید بھول کر بھی ان کو خالہ کی یاد نہ آتی تھی۔ امی اور خالہ سگی بہنیں تھی، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ امی بہت سوچ سمجھ کر کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی تھی۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی وہ بہت سمجھداری سے چلتی تھی۔ آفیسر کالونی کے گھرانوں میں کچھ بہت اچھی خاندانی عورتیں تھیں جو اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق کو نبھانا جانتی تھی اور کسی کے خلوص کی قدر بھی کرتی تھی۔ میری امی کی بھی جاننے والی تھی، تاہم ایسی بہت کم ہوتی۔ خالہ کے 5 برس اسی تگ و دو میں لگ گئے، مگر کسی آفیسر گھرانے سے خالہ کی کسی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ البتہ وہ اس کالونی میں خاصی جانی پہچانی جاتی تھی۔ کالونی میں کئی فیملیاں آئی اور گئی، کئیوں سے دوستی ہوئی، دعوتیں ہوئی۔ خالہ نے بھارے تحفے بھی ان کی بیگمات کو نظر کیے، مگر جب ان کے شوہروں کے تبادلے ہو گئے تو جاتے جاتے ان میں سے کچھ اپنی جگہ آنے والوں سے کہہ گئی کہ یہاں پاس میں ایک بے وقوف عورت خولا بھی ہے، اس کو آفیسر کی بیگ ماں سے دوستی کرنے کا بہت شوق ہے، زیادہ منہ نہ لگانا ورنہ گلے پڑ جائے گی۔ وقت گزرتا رہا، خالہ نے اپنی میاں کی دکان کا کثیر سرمایہ ان افسر شاہی بیگ ماں سے تعلق بنانے میں لٹا دیا، مگر نہ تو خالہ کا سٹیٹس بڑھا اور نہ ان کی لڑکیوں کو بیاہنے کے لیے کسی آفیسر کا رشتہ آیا۔ یہاں تک کہ دکان بے تحاشا خرچوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور بیٹھ گئی۔ خالوں کا دیوالیہ نکل گیا اور وہ بے روزگار ہو گئے۔ دکان کو تالا لگا اور وہ گھر بیٹھ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب خالہ سنبھل جاتی اور ہوش ہوش کے ناخن لیتی، مگر ایسا نہ ہوا۔ بجائے اپنی غلطیوں کا ادراک کرنے کے وہ شوہر کو ہی برا بھلا کہتی۔ ایک دن ان کی نند آئی، خالہ کو سمجھایا کہ بھابھی مان جاؤ، میرا لڑکا شریف ہے اور آپ کا دیکھا بھالا بھی ہے، ایف اے پاس ہے تو کیا ہوا، اپنی ورکشاپ ہے، اچھا کما لیتا ہے، تمہاری لڑکی کو کسی شے کی کمی نہ ہوگی، ہم آپ کے اپنے ہیں اور آپ کے اور ہمارے دکھ سکھ کے سانجے ہیں، یوں بڑی حیثیت والوں کے پیچھے نہ بھاگو، وہ تم کو گھاس نہ ڈالیں گے، اپنوں کا رشتہ قبول کر لو تو اچھی خاصی نبھے گی۔ میرے بیٹے کی بھی یہی خواہش ہے، مگر خالہ اب بڑے گھرانوں کے جلوے دیکھ چکی تھی۔ نند کی باتیں حقیر لگی، کہا کہ تم کیا جانو دنیا کیا ہے، تم نے دنیا دیکھی جو نہیں، تمہارے بیٹے کو تو نانا کی وراثت سے حصہ ملا تو ورکشاپ بنا لی، ورنہ تمہارے گھر میں ہا کیا، تمہارا لڑکا معمولی پڑھا لکھا ہے اور کام دھندا بھی کوئی خاص نہیں، سوسائٹی میں ان جیسوں کی بھلا کیا عزت ہے۔ ایسی جلی کٹی باتیں سن کر خالہ کی نند کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے بھی آگے سے باتیں سنائی، دونوں میں نوک جھاک شروع ہو گئی۔ نند بھاوج کی باتوں سے دل پر چوٹ کھا کر چلی گئی، بس اتنا کہا کہ خدا تم کو عقل دے، دوسروں کے پیمانے دیکھ اپنی مٹی کے برتن نہیں توڑ دیتے، گھر میں تمہارے کھانے کو نہیں رہا اور خواب تم ابھی تک محلوں کے دیکھتی ہو، مجھے تو ڈر ہے کہ ان خوابوں کے پیچھے تمہاری لڑکیاں بن بیاہی نہ رہ جائیں۔ 4 سال گزر گئے، مگر خالہ کی مالی پریشانیاں بڑھتی ہی گئی۔ خالہ کی بیٹیوں کے رشتے آفیسر کالونی سے تو کیا آتے، اب محلے سے بھی کسی نے نہ پوچھا۔ وہ اب بہت مایوسی کا شکار رہنے لگی، مگر عقل ابھی تک نہ آئی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا، والدین نے لڑکے اور اس کے گھر بار کو دیکھا تو انہیں بھی یہ رشتہ اچھا لگا۔ لڑکا انجینئر تھا اور خوشحال گھرانے سے تھا۔ یہ میری منگنی ہو گئی اور منگنی کے 2 ماہ بعد ہی میری علی سے شادی ہو گئی۔ میں بیاہ کر پشاور آ گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے اور میرا بہت خیال رکھتے، میں ان کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ ساس بھی بہت اچھی خاتون تھی اور پشاور میں جس علاقے میں ہمارا گھر تھا اس جگہ تیسرے گھر ایک نئی دلہن آ گئی۔ پورے محلے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس گت میں ایک 12 سال کی دلہن آئی ہے۔ محلے کی عورتیں اس کو دیکھنے گئی، جو عورت بھی دلہن دیکھ کر آتی توبہ توبہ کرتی اور کہتی کہ ہائے دلہن، اتنی چھوٹی سی، کتنا ظلم کیا ہے ماں باپ نے اس بیچاری پر، ابھی تو وہ بالکل گڑیا لگتی ہے، اتنی بڑی عمر والے سے اس کی شادی ہو گئی ہے، رحم آتا ہے مجھے اس معصوم پر، اس کو ماں باپ نے اتنی چھوٹی عمر میں سوتن پر بیاہ دیا ہے۔ لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے بھی جستجو ہوئی کہ میں بھی دیکھوں آخر اس دلہن کو۔ میری ساس ان دنوں راول پنڈی میں اپنی بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی، اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں اس محلے میں ابھی نئی تھی، کسی سے کوئی خاص واقفیت نہ تھی۔ ان سے کہتی کہ میرے ساتھ اس دلہن کو دیکھنے چلو، یا میں خود ہی دلہن والے گھر جاتی اور دلہن دیکھتی، سو میں نہ گئی۔ ابھی میں نئی نئی دلہن تھی، 10 دن گزرے کہ میری چھوٹی دلہن والے گھر سے میلاد کا بلاوا آ گیا۔
मेरी सास बेटी के घर से आ चुकी थी। वो कहने लगी, तुम्हें वो छोटी सी दुल्हन देखने का शौक था ना, तुम भी मेरे साथ चलो। चलो बहाने से वो दुल्हन भी देख लेना और उनके यहाँ तुम्हारा मेलजोल करवा दूंगी। यूं अगर मैं घर ना भी हूँ तो अड़ोस पड़ोस से तुम्हारी वाकफियत हो जाएगी। वो ऐसा इसलिए कह रही थी कि वो अक्सर कभी दूसरे बेटे के घर रहने को चली जाती थी और कभी बेटी के घर। हम मुकर्रा वक्त पर वहां गए। मैंने उस दुल्हन को भी देखा। वो वाकई छोटी सी बच्ची, कोई 12 साल की ही लगती थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। मगर अगले ही लम्हे मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं ये देखकर दंग रह गई कि वो कोई और न थी बल्कि मेरी खाला की सबसे छोटी बेटी सितारा थी। वो मासूमियत से कभी इधर और कभी उधर देखती थी क्योंकि महफिल में अब वही सबकी मरकज़े निगाह बनी हुई थी। उफ मेरे खुदा, ये सितारा कैसे यहाँ आ गई थी? उसने भी मुझे पहचान लिया था मगर खामोश रही और बार बार सहमी नजरों से मेरे चेहरे को देख रही थी। हम कुछ देर उधर बैठे रहे। मैंने सितारा से थोड़ी सी बात की मगर कोई सवाल न किया क्योंकि उसकी सास नंदे करीब ही मौजूद थी। हम घर आने को पलटी कि वापसी पर ड्यूरी में उसका शोहर मिल गया। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो एक 50 साल के करीब का मर्द था। गो मेरी मासूम सी कजन एक शख्स की बीवी बनी थी। ये सोचकर मेरा दिल कुड़ता जा रहा था। मेरी सास ने उस शख्स से कहा कि जरगुल, तुमने इतनी छोटी उम्र की बच्ची से दूसरी शादी कर ली। इससे ज्यादा उम्र की तो तुम्हारी अपनी बेटी है। वो आगे से बड़े शौक अंदाज में कहने लगा कि अभी बिल्कुल उम्र तो बेशक उसकी गुड़िया खेलने की है मगर कुछ दिनों बाद तो बड़ी हो जाएगी। फिर मेरी सास कहने लगी, मगर तुमने दूसरी शादी क्यों की है? तुम्हारे तो बच्चे भी हैं और बीवी भी अच्छी है, काफी खूबसूरत भी है। वो आदमी आगे से कहने लगा कि बस हमको ये पसंद आ गई थी। मेरी सास भी लाजवाब सी होकर मेरे साथ घर आ गई। मुझे अब ये तजस्सुस था कि मैं मैके में जाकर मालूम करूं कि आखिर सितारा यहाँ कैसे पहुंची। इन दिनों मोबाइल फोन न थे और मैं उम्मीद से थी। मेरी सास चाहती थी कि मैं भी कुछ माह सफर न करूं। मैं अकेली न रह सकती थी तो मेरी सास हमारे साथ रह गई। उनके रहने से मुझे काफी सहारा मिला। मुझे एक रोज एक रिश्तेदार से इतनी सी इतरा जरूर मिली कि सितारा की शादी हो चुकी है। कहाँ और कैसे हुई ये उसने ना बताया। बस यही बताया कि सितारा की माँ ने किसी को कानो कान खबर ही ना होने दी और छोटी सी बेटी को निकाह करके रुखसत कर दिया। मैंने अपनी सास को बताया कि सितारा मेरी खालाजाद है। वो अब मुझे उसके घर जाने से ना रोकती थी। कहती, बेटा जाओ, सितारा को देख आओ, उसको तुमसे ढारस मिलेगी। मगर मैं खुद ही बहुत कम उसके घर जाती थी क्योंकि मुझे महसूस होता था कि वो मेरे आने से बेसकूनी सी महसूस करती है। जब कभी गई तो मुझे सितारा से बात करने का मौका न मिल पाता। उसकी सास हर वक्त सर पर ही सवार रहती। वो दिन ब दिन कुमलाई सी जाती थी। पिशावर में सितारा को जरगुल खान ने अपनी वालदा और बड़ी भाभी के साथ रखा हुआ था और पहली बीवी और बच्चों को कहीं और रखा हुआ था। मुझे हैरत ये थी कि खाला सितारा से मिलने पिशावर न आती थी। सितारा भी बहुत कम उनके पास जाती और आखिर एक रोज मुझ पर यह इंकशाफ हो ही गया कि सितारा के साथ क्या जुल्म हुआ। जिन दिनों खाला के हालात काफी बुरे थे, उन्हें अक्ल उस वक्त आई जब सर पर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया और कर्ज की बड़ी गंडली से उनकी कमर झुकने लगी। अब उन्हें कोई कर्ज देने पर आमादा न था क्योंकि पहले ही वो इतना ले चुकी थी। खाला के घर के नजदीक जरगुल खान का घर था। खाला उनके घर भी आती जाती थी। उसकी बीवी से उसकी दोस्ती थी जो इखलाक वाली औरत थी। खाला उसे जरूरत पड़ने पर कुछ रुपए कर्ज ले आती। जब कई बार ऐसा हुआ तो उस औरत ने कहा कि मैंने अपने शोहर से तस्करा किया था, तुम मुझसे जितना चाहो कर्ज ले लो, कोई काम का सोच सकती हो। वो जितनी तुम चाहो उतनी रकम भी कर्जे के तौर पर दे देगा, लेकिन रकम म्याद पर वापस करना होगी और हर माह कुछ मुनाफा भी तुमको उस रकम पर अदा करना होगा। दूसरे लफ्जों में जरगुल खान सूद पर कर्जा देता था। हालांकि जब जान पर बन गई तो उन्होंने जरगुल खान से सूद पर रकम उधार लेनी शुरू कर दी। एक रोज आया कि खान ने कर्जे की अदायगी का तकाजा शुरू कर दिया। खाला ने मोहलत मांगी। सूद के साथ मोहलत की मुद्दत भी बढ़ा दी गई और मियाद भी गुजर गई और खाला कर्जा ना लौटा सकी। क्यों कर लौटाती जबकि जरिया यामानी कोई नहीं था और खालू हाथ पे हाथ धरे बीवी की अकल का तमाशा देख रहे थे। नौबत यहाँ तक पहुंची कि खान ने रोज ही दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और कर्ज का तकाजा करके उनका जीना हराम कर डाला। खाला की समझ में कुछ न आता था कि वो क्या करें। एक रोज खान ने बहुत सख्त लहजे में उनसे कहा कि सारा कर्जा सूद के साथ वापस कर दो, अब और मोहलत नहीं है, हफ्ते के अंदर अंदर इंतजाम कर दो, वरना। वरना क्या?
क्या करोगे तुम? तुम ही बताओ खान भाई कि मैं क्या करूं? मेरे पास तुमको वापस लौटाने को 1 रुपया भी नहीं है। मियाँ जी भी घर में बेकार बैठे हैं। कोई जरिया आमदनी हो तो रुपया आए। फिर वो कहने लगा, अच्छा, अभी तो मैं पेशावर जा रहा हूँ। तुम सोच लो, मैं पेशावर से आकर तुमसे बात करूंगा। पड़ोस में किसी ने खाला की नंद को ये खबर दी कि पड़ोसी खान तुम्हारी भाभी से कर्जे का तकाजा करने आया था और बहुत ऊंचा ऊंचा बोलकर गया है। वो एक बार फिर अपने भाई की परेशानी का सोच कर आई। शायद अपने बेटे की वजह से मजबूर थी। वो भाभा से कहने लगी कि भाभी देखो, अब भी वक्त है। लड़की का रिश्ता मेरे बेटे के लिए दे दो, वरना तुम्हारा हाल किसी से छुपा नहीं। तुम बिस्मिल्लाह करो, तुम्हारे माली हालात कुछ तो मेरा बेटा संभाल ही लेगा। आखिर कर्जे पर कब तक घर चलाओगी? जबकि कर्ज खाहों का ऐसा हाल है कि रोज दरवाजा बजाने आ जाते हैं और मोहल्ले वाले उनकी चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं। ये कोई इज्जत की बात नहीं है। हालांकि बस में होता तो इस बात भी उसे खूब बातें सुनाती, मगर अब की बार खाला को ढीली पड़ गई थी। शायद उन्हें कुछ अक्ल आ गई थी, क्योंकि इस बार वो खान के ऊंचा ऊंचा बोलने से डर गई थी। उन्होंने नन से हामी भर ली और यूं नगमा का निकाह खामोशी और सादगी से फूफो के बेटे से हो गया। एक का बोझ हल्का हुआ, मगर दो का अभी बाकी था। एक माह बाद उन्होंने दूसरी बेटी का भी सादगी से निकाह करके उसे भी रुखसत कर दिया। 2 माह बाद जरखुन वापस आया तो आते ही उसने फिर से रकम मांगी। कुछ झगड़ा भी हुआ। अम्मी को पता चला तो उन्होंने कुछ रकम अदा कर दी, मगर कर्जा बहुत ज्यादा था और रकम 2 माह बाद देना करार पाई। उसके बाद न जाने क्या मामला खान से तय हुआ कि खाला दोबारा अम्मी के पास पैसे लेने ना आई। अम्मी भी उनको उधार दे देकर थक चुकी थी, क्योंकि वो दोबारा लौटाती तो थी नहीं। बाद में ये भी खाला के हालात इतने खराब हो गए कि वो मकान और दुकान फरोख्त करके दोबारा पुराने मोहल्ले में चले गए। मगर उसके बाद सितारा का क्या अंजाम हुआ, ये तो कोई सोच भी ना सकता था। एक रोज जर खान मेरी सास को मिला तो उन्होंने कहा कि खान, तुम इस बच्ची को आज़ाद कर दो। आखिर क्यों तुमने इस मासूम से शादी की है? वो कहने लगा, मेरी मजबूरी थी तो की है। दरअसल इसके माँ बाप ने मेरा बहुत सारा कर्जा देना था, वो नहीं दे सके। उनके पास कुछ था ही नहीं। मैंने कुछ तो लेना था तो उनकी लड़की का हाथ मांग लिया। मुफ्त में कैसे कर्जा माफ कर देता? मैंने उनसे कहा था कि सबसे छोटी लड़की का रिश्ता दे दो, वरना बंदूक के जोर से मैं सारी रकम वापस ले लूंगा। उन्होंने डर कर अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दी। और ये तो असूल की बात है कि रकम के बदले निकाह किया है। उनकी लड़की को मैं उठाकर तो नहीं लाया। इसका मूड बिगड़ते देखकर मेरी सास खामोश हो गई। उस रोज मुझको खाला की हिमाकतों और सितारा की किस्मत फूटने पर बहुत दुख हुआ। नगमा और तूबा की तो शादियां हो गई थी, तभी खाला को सितारा का रिश्ता जर खान को देना पड़ा। उस जैसा आदमी कुछ भी कर सकता था। 2 साल बाद सितारा को अल्लाह ने बेटी दी। वो बेचारी बच्ची नहीं संभाल सकती थी। उसकी सास एक अच्छी औरत थी, उसने बच्ची को संभाल लिया। 1.5 साल बाद एक और बच्ची को सितारा ने जन्म दिया। वो 2 बच्चों की माँ थी। जर खान हफ्ते के 3 दिन पिशावर सितारा के पास रहकर जाता। उसका अपना ट्रक था और फ्रूट का कारोबार था, और साथ में वो सूद पे कर्जा भी देता था। सूद में बरकत नहीं, और सूद जरूर इंसान पर मुसीबत ही लाता है। एक रोज हमने सुना कि कर्जा वसूल करने पर खान का किसी से झगड़ा हो गया है और वो आदमी बुरी तरह जख्मी हो गया। तभी उसको पुलिस पकड़ के ले गई। थाने में उस पर कुछ मारपीट हुई और उसके सर पर ऐसी चोट लगी कि शायद उसके दिमाग पर असर पड़ा और वो पहले जैसा नॉर्मल इंसान न रहा। जेल से आकर अब वो सितारा पर तशद्दुद करने लगा। उसको सास और कभी जिठानी बचा लेती। एक दिन मैं गई तो मैंने देखा कि सितारा की गर्दन सूजी हुई थी और जिस्म पर भी चोट के निशान थे। वो चादर ओढ़े लेटी थी। मैंने खैरियत पूछी तो वो कुछ न बोली, मगर उसकी आंख के आंसू सारी दास्तान बयान कर रहे थे। तभी उसकी सास बोली कि बेटी क्या बताऊं, जब से जर खान से तफ्शीश हुई है उसका तो जैसे दिमाग ही उलट गया है, बहुत बदल गया है। सितारा पर भी तशद्दुद करने लगता है, मारपीट करता है, और ये बच्ची बेचारी सहम जाती है, डर कर मुझसे लिपट जाती है। बड़ी मुश्किल से मैं इस झगड़े को संभालती हूँ। सोचती हूँ कि किसी दिन इसको दौरा पड़ने के दौरान उसे मार ही ना दे। मैं चाहती हूँ कि इसको मैके भिजवा दूँ, मगर जर खान इस पर भी राजी नहीं होता और चिल्लाता है मुझ पर कि मैंने इसे कर्जे के बदले खरीदा है, इसलिए ये मैके नहीं जा सकती। मैं भी इसके लिए परेशान रहती हूँ, मगर क्या करूँ, ये बेचारी भी परेशान है। तो बच्चा हो गई है, अब ये बेचारी तो फंस गई है, वरना मैं खुद कर्जे की रकम बेटे को देकर इसकी जान छुड़वा लेती। मुझे इतना दुख हुआ कि आंसू निकल आए। खाला को कोसने लगी
جس نے بیچارے ستارہ کو اس جہنم میں پھنسا دیا تھا۔ ان دنوں ستارہ پھر سے امید سے تھی۔ ایک روز زرخان غصے میں آیا اور ستارہ سے کہا کہ تو گھر پر پڑی مفت کا کھاتی ہے، چل میرے ساتھ اور سیب توڑ کر دے۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ جوتا بھی پاؤں میں نہ ڈالا اور نہ ہی سر پر چادر لی۔ ایسے ہی اس کے ساتھ ہولی۔ باغ میں خان سیب توڑنے لگا اور وہ ٹوکریوں میں بھر کر ٹرک کے پاس رکھنے لگی۔ خان اپنے ٹرک میں سامان لاد کر ٹیوب ویل کی طرف چلا گیا۔ تبھی وہاں ایک شخص آیا اور ستارہ کا پوچھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کہنے لگا کہ ارے لڑکی، تم یہ اتنی بھاری ٹوکریاں کیوں اٹھا رہی ہو؟ آخر خان کہاں ہے؟ میں لڑکی نہیں ہوں، میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ وہ غصے سے بولی، خدا کے لیے تم مجھ سے دور چلے جاؤ۔ خان نے دیکھ لیا تو وہ میرا گلا دبا دے گا۔ میں اس کی بیوی ہوں۔ تم اس کی بیوی ہو؟ اس حال میں تمہارے سر پر نہ چادر ہے نہ پاؤں میں جوتی ہے۔ میرے بھائی، تم یہاں سے جاؤ۔ اس نے تمہیں مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا تو وہ تم کو بھی نہ بخشے گا اور نہ مجھے۔ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے۔ تم جا کر میری ساس سے کہو کہ وہ چادر اور میرے چپل بھجوا دے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ وہ زرخان کا ہی جاننے والا تھا۔ اس نے گھر آ کر دروازہ بجایا اور ساس کو پیغام دیا۔ تب جیٹ باغ میں ستارہ کی چادر اور جوتے لے کر پہنچا، مگر وہاں عجیب نظارہ تھا۔ زرخان ستارہ پر چلا رہا تھا۔ اس نے ستارہ کے بال ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے کہ تم بغیر چادر اور ننگے پاؤں میرے پیچھے باغ میں کیوں آئی؟ میں تم کو جان سے ماروں گا۔ حالانکہ وہ اس کے سامنے ہی ایسی حالت میں گھر سے نکلی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا ایسی حالت میں عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ اس نے ادھر ہی اسے خوب مارا۔ اس کی حالت بری ہو گئی۔ جیٹ نے مداخلت کر کے خان کو قابو کیا اور ستارہ کو گھر لے آیا۔ ستارہ کو ہسپتال لے گئے۔ 2 دن موت و زیس کی کشمکش میں رہی۔ اس کا بچہ مر چکا تھا۔ خان کا بڑا بھائی نے اس کا علاج کروایا کیونکہ پڑھا لکھا تھا۔ اس نے ستارہ کو اس کے والدین کے گھر پہنچا دیا، جبکہ خان علاج کے بعد بہتر نہیں ہوا۔ ستارہ واپس سسرال آ گئی اور گھر واپس نہ گئی۔ اس کی زندگی تو برباد ہو گئی تھی۔ 1 سال بعد زرخان کا انتقال ہو گیا اور ستارہ والدین کے گھر جا سکتی تھی۔ وہ اب بھی ماں کے پاس جانا نہ چاہتی تھی، مگر اس کی ساس نے ہی اسے سمجھایا۔ یوں ستارہ بیوہ ہو کر ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی اور دوبارہ کبھی شادی نہ کی۔ حالانکہ منجلی بیٹی طوبیٰ بھی ایسے ہی بے جوڑ شادی سے دکھوں میں دھکیلی گئی اور نہایت ہی غیر مطمئن زندگی گزارنے کے بعد ایک روز آخر طلاق کے بعد ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی۔ صرف بڑی بیٹی نغمہ، جو پھپھو کی بہو تھی، وہی خوش زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے بعد میں بوڑھے ماں باپ کو سہارا دیا اور ستارہ ایک گھر میں کام کرتی ہے، جنہوں نے اسے ساتھ میں رہائش بھی دے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری خالہ جیسی ماں کسی کو بھی نہ بنائے۔ مزید ایسی سچی کہانیوں کو سننے کے لیے آپ میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔